हमने कुछ जिक्र कर दिया था रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का। अगर मैं आपको जो है वो थोड़ा सा याद दिला दूं, तो हमने जो है वो एफ इक्वल क्यू बी साइन थीटा पढ़ा था। फिर हमने रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ की बात की थी, और फिर मैंने ये कहा था कि अगर आप बात करते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ की, तो जो रेडियस है वो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन से इनवर्स होता है। जिसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी उसका रेडियस कम होगा। ये ध्यान में रखिएगा। आज हम कुछ और इक्वेशंस पढ़ेंगे, जैसे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा क्या? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखें, ये हेडिंग इसलिए बना दी कि आपको इस इक्वेशन की तमाम कंडीशंस याद रहें। नंबर वन, ये फोर्स कौन सी फोर्स है? ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये सिर्फ कंडक्टर नहीं है, बल्कि क्या है? करंट कैरिंग। एक ऐसा कंडक्टर जिसमें से आपके पास जो है वो करंट पास हो रहा होगा। ठीक है, आप करते क्या थे? आपने एक कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर कुछ इस तरह है। ये कंडक्टर एक फील्ड में मौजूद है। यहाँ पर मौजूद है आपके पास नॉर्थ, यहाँ पर आपके पास मौजूद है साउथ। हमें याद है लाइन ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, तो ये आपके पास डायरेक्शन बन जाएगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। इस कंडक्टर के अंदर जो करंट है, वो करंट आपके पास जो है वो करंट आई है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ इस तरह। दिस इज करंट आई। कहते हैं कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। और वो फोर्स आप किससे निकालते थे? वो फोर्स बराबर होती है किसके? आई एल बी साइन थीटा के। वो फोर्स बराबर होती है आई एल बी साइन थीटा के। अब मैंने जैसे कि लास्ट टाइम भी कहा था कि इस चैप्टर की ज्यादातर इक्वेशन में हम मिनिमम मैक्सिमम की बात करते हैं। अगर आपको फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो वो आई एल बी के बराबर होगी कब? when L is perpendicular to B। और ये फोर्स आपके पास मिनिमम होगी यानी जीरो कब? जब L is parallel to B। हमें जो है ये वो मिनिमम और मैक्सिमम वाली बात जो है वो याद रखनी होगी। ठीक है, ये कहलाती थी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, शायद आपको याद आए, कहीं ना कहीं आपने एक करंट की जो है वो इक्वेशन ड्राइव की, और वो इक्वेशन आपके पास जो है वो कुछ इस तरह की हुआ करती थी, आई इज इक्वल टू एन ए ई वी। ये वाली आई इक्वल एन ए ई वी। इस इक्वेशन में मौजूद तमाम वेरिएबल का मतलब जो है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और मतलब याद होने से क्या मुराद है? आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। आई इज इलेक्ट्रिक करंट। एन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से हमारी मुराद क्या होती थी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ए का मतलब जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ए से आप सब वाकिफ हैं, ई का मतलब है क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वी का मतलब आपके पास जो है वो वेलोसिटी है। वी से यहाँ पर मुराद जो वेलोसिटी है, बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये जो वेलोसिटी है ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब ये इक्वेशन आई कहां से थी? कुछ जैसे आपने शायद हीट के अंदर जब काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ी, तो वहां पर आपने एक वो कैलकुलेशन की थी, छोटी सी मेरे जहन में है। आप ये कहते थे कि बिल्कुल उसी से मिलती जुलती है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ ऑफ द वायर एल है। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो वो क्या बनेगा? ए इंटू एल, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। अगर एन का मतलब या एन टी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एन का मतलब है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन का मतलब क्या बन जाएगा? एन टी ओवर वी, यानी एन टी आपके पास बन जाएगा एन ए एल। थोड़ा सा जो है वो सिर्फ याद दिलाने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ, एन एल। फिर शायद आपको याद आए
कि एक फॉर्मूला पढ़ते थे Q इक्वल एन ई। Q का मतलब है टोटल चार्ज, E का मतलब है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2E होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 3E होगा, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10E होगा। तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या बन जाएगा? Ne। आपके पास जो n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन n इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके पास क्या बन जाएगा? n टाइम्स E बन जाएगा। तो आप क्या करते थे यहां पर, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो nt थे, तो टोटल चार्ज विल बी nt टाइम्स ए, क्योंकि मैंने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को nt कहा हुआ है, और nt का मतलब क्या है? NaL। तो ये बनेगा NaLe। ठीक है। अब अगर मैं करंट निकालना चाहता हूं तो इसका मतलब होता है Q ओवर T। तो NaLe ओवर T, ये जो L ओवर T है, ये L ओवर T वेलोसिटी है। तो ये क्या बन जाएगा? NaVe। मुझे अच्छी तरह याद है पिछले 10-12 सालों में एनटीएस में किसी एक साल एक क्वेश्चन आए जो इस इक्वेशन से सॉल्व होगा, NaVe से। N is electron density, A is cross sectional area, V is drift velocity and E is charge of electron। अच्छा, अगर ये कंडक्टर आपके पास वायर की शक्ल में, तो ये मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकलती है राइट हैंड रूल से। अब ये राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल ये कहता है कि अपने राइट हैंड को इस तरह रखिए कि जो फिंगर्स हैं वो फील्ड को रिप्रेजेंट करें। यानी यहां पर अगर मैं रखूं, तो मैं यहाँ पर राइट हैंड जो है वो कुछ ऐसे रखना चाहूंगा। इस तरह के थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को। ये थंब का मतलब हमारे लिए क्या हो जाएगा? करंट। फील्ड का मतलब क्या हो जाएगा? फील्ड। बी। फिंगर्स का मतलब क्या हो जाएगा? बी। अब अगर आप अपने राइट हैंड को इस तरह रखेंगे, थंब इंडिकेट करे डायरेक्शन ऑफ करंट को और फिंगर्स रिप्रेजेंट करें फील्ड, तो जो पुश ऑफ द पाम है, वो पुश ऑफ द पाम आपको देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। याद रखिएगा, वो फोर्स लेंथ और बी दोनों के क्या होगी? परपेंडिकुलर। This force is mutually perpendicular to both L and B। अच्छा, अगर ये कंडक्टर किसी कॉइल की शक्ल में होता, कॉइल की शक्ल में होने से क्या मुराद है? फर्ज कर लें यहाँ पर आपके पास जो है वो नॉर्थ होता, कुछ ऐसा। फर्ज कर लें नॉर्थ पोल है, या आपके पास साउथ, इनके बीच में एक कॉइल मौजूद है, कुछ ये वाला। तो अब ये आपके पास नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, बीच में आपके पास जो है वो एक कॉइल मौजूद है। इस कॉइल की साइड्स को मैं नाम दे देता हूं। मैंने कहा दिस इज साइड ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती है, तो वो इस तरह जाएगी। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। आपने इस कॉइल को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, तो सूरत कुछ ऐसी होनी चाहिए। ये जो दो टर्मिनल है, ये किसी बैटरी से कनेक्ट होंगे जिससे करंट जनरेट होगा। लेट्स से करंट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, वायर में घूमेगा तो फिर कहां पर जाएगा? सी टू डी। आपने इस कॉइल को एक एक्सल के ऊपर फिक्स किया हुआ है। आपने इस कॉइल को एक एक्सल के ऊपर जो है वो फिक्स किया हुआ है। तो लेट्स से दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स डैश। अब हमने सिर्फ सोचना है कि ये हो कैसे रहा है। देखिए, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि क्योंकि आप सारे बच्चे जो है वो किसी ना किसी डिवाइस के ऊपर क्लास अटेंड कर रहे हैं। वो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आप स्मार्टफोन पे हैं या किसी टैबलेट पे हैं। जो भी डिवाइस है वो आपके सामने रखी हुई है। तो कोई एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं ताकि सब समझ लें। जो भी डिवाइस है वो बिल्कुल सामने रखी हुई, जैसे आप बैठे हुए तो सामने एक वॉल है। आप इमेजिन करें कि ये सब कुछ एक वॉल के ऊपर बना हुआ है। अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूं, तो राइट हैंड रूल के तहत मैं अपना राइट हैंड रखूंगा यहां पर कुछ इस तरह कि थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन ऑफ फील्ड,
जो फोर्स बनेगी वो फोर्स बनेगी इनटू द बोर्ड। जो फोर्स बनेगी वो फोर्स क्या बनेगी, इनटू द बोर्ड। आप राइट हैंड रख के देख लें, आप राइट हैंड रखेंगे सरफेस पे तो वो इनटू द सरफेस जा रहा होगा, यानी फोर्स बनेगी इनटू द बोर्ड। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गई। अगर यही डायरेक्शन ऑफ फोर्स में सीडी पे निकालूं तो वो क्या बन जाएगी, आउट ऑफ द बोर्ड। यानी एक फोर्स कॉइल को अगर क्लॉकवाइज ले आना चाह रही है तो दूसरी भी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रही है। नतीजा क्या निकलेगा, ये कॉइल आपके पास रोटेट करेगा। इस सारे काम का जो नतीजा हमारे पास है, इस सारे काम का हमारे पास नतीजा ये है कि जो कॉइल है, ये कॉइल आपके पास जो है वो रोटेट करेगा। ठीक है, तभी हम ये कहते थे कि जो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट टॉर्क कहलाता है। तो जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो कहलाता था क्या, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क आपके पास कहलाता है क्या, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। निकालेंगे कैसे, हाँ निकालने के लिए, क्योंकि डेरिवेशन हमारा मकसद नहीं, लेकिन दो तीन बातें मुझे डेरिवेशन के हवाले से समझानी है, लिहाजा थोड़ा सा सुन लें। अगर मैं कॉइल की सिर्फ साइड ए डी को देखूं तो वो साइड ए डी मुझे ऐसी नजर आएगी। यानी आप इमेजिन करें आप फ्रंट से देख रहे हैं कॉइल को, तो ये ए होगा, ये डी होगा, इसके बीच में इसका एक्सिस मौजूद है जिसको मैंने एक्स एक्स डैश का नाम दिया हुआ है, तो मैं इसको एक्स डैश कह देता हूं। एक फोर्स आपके पास इनटू दी बोर्ड है, मैं इनटू की बजाय आप उसे अपवर्ड बना देता हूं ताकि आप विजुअलाइज कर लें। अगर ए पर फोर्स अप है तो डी पे क्या होनी चाहिए, डाउन। आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर एक फोर्स इन थी तो दूसरी आपके पास आउट थी, तो अगर एक अपवर्ड है तो दूसरी क्या बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी। जो कॉइल है, इस कॉइल की जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है, वो बी है। इसके अंदर ये पूरा डिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अगर आप टॉर्क निकालना चाहते हैं तो आपको याद आएगा कि सर टॉर्क इज गिवन बाय फोर्स इनटू मोमेंटम। क्योंकि फोर्स आई एल बी है। क्यों आई एल बी है, क्योंकि कंडक्टर परपेंडिकुलर है। अगर आप साइड ए बी को और बी फील्ड को देखेंगे तो 90 एंगल है। ये टॉर्क है ऑन साइड ए बी, आई एल बी। मोमेंट आर्म कितना होता है, मोमेंट आर्म अगर आप देखें तो मोमेंट आर्म का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्स ऑफ रोटेशन, वो ये डिस्टेंस है। और आप एग्री करेंगे दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली बी बाई टू। तो बी बाई टू, इक्वेशन बनती थी आई, लेंथ और ब्रेथ को मिलाकर हम ए बना देते थे, जिसको अक्सर बच्चे हाफ आई बी ए लिख देते थे, याद करना आसान हो जाता था। जितना टॉर्क ए बी पर है, ये टॉर्क आपके पास क्लॉकवाइज है। तो जो टॉर्क ऑन सी डी है वो भी एग्जैक्टली सेम होगा, हाफ आई बी ए, और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, क्लॉकवाइज। वैसे कुछ ध्यान में आ रहा है, ये जो मैंने दो फोर्सेस बनाई हैं, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं उनको येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। एक ये फोर्स, एक ये फोर्स। इन दोनों फोर्सेस की खास बात क्या है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे आर एक्टिंग एंटी पैरेलल टू ईच अदर और पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि मैंने अपोजिट डायरेक्शन कह दिया। इन दोनों फोर्सेस को मिलाकर हम एक नाम देते थे, किसी के जहन में है, two forces which are equal in magnitude, opposite in direction, and acting parallel to each other. जी साइमा, हेलो, जी मुंता, सर कपल का नाम देते थे। बिल्कुल। ये जो दो फोर्सेस हैं कपल कहलाती है। कपल की खास बात क्या आती है, ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। वरना हम तो ये कहते हैं ना, दो फोर्सेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर ये कैंसिल कर रहे होते तो कॉइल रोटेट ही नहीं करता। कॉइल के रोटेट करने का मतलब इन्होंने कैंसिल नहीं किया, ये कपल कहलाता है। लिहाजा अगर आप मोमेंट ऑफ कपल निकालना चाहते हैं तो मोमेंट ऑफ कपल आपके पास दोनों के सम के बराबर होता था। और दोनों के सम का मतलब आप
सर आप म्यूटेड हुए हैं। अच्छा, मैं म्यूटेड था। तो अली मोहम्मद नासिर बता सकते हैं आखिरी बात क्या सुनी थी? जी अली ये मोहम्मद आप नासिर, बता रहे थे कि टोटल जो फोर्स होगी वो इन दोनों की सम होगी, एफ और एफ, बस सही। टोटल टॉर्क ठीक, होगी। ये जो एफ और एफ थे ये कपल बन रहे थे, इनसे जो मोमेंट बना वो मोमेंट ऑफ कपल कहलाएगा। मोमेंट ऑफ कपल का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को जो है वो कैंसिल नहीं कर रहे, वो बनेगा आईबीए। अगर हाँ, आप आईबीए की बात कर रहे थे, सिंगल टर्न के लिए था। सिंगल टर्न से क्या मुराद है कि एबीसीडी एक लूप है। अगर आपने वायर लिया और आप वायर को, ये जो मैंने डायग्राम बनाई थी जो आप सुन नहीं पाए होंगे, मैं दोबारा बना देता हूं ताकि आप समझ लें। देखिए, जब मैं नंबर ऑफ टर्न्स कहता हूं ना, तो इससे मुराद नंबर ऑफ रोटेशंस नहीं है, इससे मुराद है कॉइल में कितने टर्न है। जैसे मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है, ये वाला। मैंने क्या किया, इस स्ट्रेट वायर को बेंड करना शुरू किया। एक टर्न, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। फिर आपने इसको एक्सेल पे लगाया और अब आप इसे रोटेट करेंगे। तो एक कॉइल में अगर एन टर्न्स हुए तो इक्वेशन बनेगी बीना, BINA। ये फॉर्मूला सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल है जब कॉइल आपके पास फील्ड के पैरेलल हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पर ये जो मैंने येलो हाईलाइट किया था फोर्स में, अब आप वहां देखें तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है फील्ड की। आपको नजर आ रहा है कि कॉइल और फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है। अगर कॉइल और फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है तो अल्फा कितना बनेगा? 0। अल्फा से मुराद होती है, मैं यहां पर पहले लिख दूं कि अल्फा कितना है? 0। और अल्फा से मेरी मुराद होती है क्या? एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड फील्ड। अल्फा से हमारी मुराद जो है वो एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड फील्ड हुआ करती है। ठीक, हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि अल्फा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड फील्ड। अब जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो रोटेट करने की सूरत में, मैं इस ओरिजिनल डायग्राम को ना खराब नहीं करना चाह रहा ताकि बाद आप जो है वो समझ सके। तो सिर्फ एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर हम देख लेंगे हमें समझना क्या था। देखें, अब अगर ये कॉइल जो है वो आपके पास रोटेट करे तो देखें, इस बात को समझें कि अब इसके रोटेट करने से फर्क क्या पड़ेगा। इसके रोटेट करने से फर्क ये पड़ेगा कि कॉइल की शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। कुछ ऐसी हो जाएगी। अच्छा, जब कॉइल ऐसा हुआ तो जो फोर्स आपके पास होगी, फोर्स की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जैसी फोर्स पहले लग रही थी वो अभी भी वैसी लगती रहेगी। यहां पर फोर्स आपके पास, अगर मैंने लेट से डाउनवर्ड बना दी तो यहां पर फोर्स क्या बन जानी चाहिए? अपवर्ड। जो असल फर्क पड़ेगा वो मोमेंट आर्म पे पड़ेगा। पहले आप मोमेंट आर्म को B/2 ले रहे थे, ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस था मोमेंट आर्म था B/2। लेकिन अब ये डिस्टेंस मोमेंट आर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब फोर्स वर्टिकल होती है तो मोमेंट आर्म हॉरिजॉन्टल होता है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस ग्रीन लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा और जो मोमेंट आर्म मेरे पास होगा वो मोमेंट आर्म बेसिकली ये वाला डिस्टेंस होगा जिसको मैं पिंक कलर से बना रहा हूं। ये मोमेंट आर्म है। अच्छा, जो कॉइल है, क्योंकि उसका प्लेन जो है वो फील्ड के पैरेलल नहीं है, तो अब यहां पर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। वो एंगल आपके पास जो है वो थीटा है। लेट्स से वो एंगल आपके पास, बल्कि मैं अल्फा ले लेता हूं, मैंने प्लेन का एंगल अल्फा लिया हुआ है। अगर वेक्टर आपके जहन में है तो आप एग्री करेंगे। अगर ये वाली साइड आपके पास B/2 है और ये एंगल अल्फा है, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकलेगा? B/2 cos अल्फा। तो जब कॉइल रोटेट करेगा तो कॉइल के रोटेट करने से जो फर्क पड़ेगा वो फर्क ये पड़ेगा कि फोर्स सेम रहेगी। मोमेंट आर्म जो पहले B/2 था, ये वाला जिसको ने येलो से हाईलाइट किया, ये मोमेंट आर्म अब B/2 नहीं रहेगा, ये बन जाएगा B/2 cos अल्फा। लिहाजा जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा वो फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा, बीना cos alpha, where alpha is angle between plane of the coil and the
फील्ड। वंस अगेन अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो उसका आंसर आएगा बीना कब, जब अल्फा की वैल्यू 0। और अल्फा कब 0 होगा? अल्फा उस वक्त 0 होगा, अब एक मुश्किल चीज लिख दूं, जब एरिया और फील्ड परपेंडिकुलर बन जाएंगे। देखिए किसी भी सरफेस का एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर प्लेन ऑफ द कॉइल फील्ड के पैरेलल है तो एरिया परपेंडिकुलर बनेगा। यानी अगर मैं इस रेड कॉइल का एरिया बना दूं तो वो ऐसा बनना चाहिए। तो वो एरिया जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। इस उसूल को याद रखिएगा। अगर प्लेन ऑफ द कॉइल फील्ड के पैरेलल है तो एरिया परपेंडिकुलर बनेगा और आपके पास फ्लक्स जो है वो कितना बन जाएगा? मैक्सिमम बन जाएगा। और अगर आप निकालना चाहते हैं मिनिमम तो वो डेफिनेटली 0 बनेगा। कब? जब अल्फा आपके पास 90 होगा। अल्फा 90 होने का मतलब है जो प्लेन ऑफ द कॉइल है, ये कॉइल है, ये प्लेन ऑफ द कॉइल फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। ये फील्ड है, ये प्लेन ऑफ द कॉइल है। अब अगर मैं एरिया बनाऊं तो अब आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जो एरिया है वो पैरेलल है, यानी एरिया जो है वो पैरेलल बन जाए किसके? फील्ड के। क्योंकि एमसीक्यूज में वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा। तो अब आपने देखना होगा वो किस रेफरेंस से बात कर रहा है। वो इन टर्म्स ऑफ प्लेन बात कर रहा है या वो इन टर्म्स ऑफ एरिया बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में जो है वो फर्क है। ये इक्वेशन जो बीना कॉस अल्फा है भाई, ये जनरलाइज रिलेशन है। ये हर उस जगह अप्लाई होगा जहां पर एक करंट कैरिंग कॉइल जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो रखा होगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो वो कॉइल जो है वो रोटेट करता है। जो टॉर्क जनरेट होगा वो टॉर्क निकाला जाएगा किससे? बीना कॉस अल्फा से। अच्छा, ये जो इक्वेशन थी ना बीना कॉस अल्फा, इस इक्वेशन को बुनियाद बनाकर आपने जो है वो पूरा चैप्टर 15 पढ़ा, यानी गैल्वानोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, मैं सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा दूं तो उसके बाद हम जितने टॉपिक पढ़ेंगे वो बेसिकली चैप्टर 14 के नहीं होंगे, वो 15 के होंगे और फिर हम वापस 14 पे आएंगे। हो सकता है आपने थ्री में भी जो है वो ऐसे ही पढ़ा हो। नॉर्मली जब हम बीना कॉस अल्फा जो है वो पढ़ लेते हैं तो हम उसी के साथ जो है वो गैल्वानोमीटर भी जो है वो पढ़ा देते हैं। जो अगला टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जो मोस्ट प्रोबेबली आज की क्लास के लिए जो है वो आखिरी बात होगी, और वो है आपके पास ए बाय एम रेशो। शायद आपको याद आ जाए, जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन ने ए बाय एम रेशो, ए बाय एम रेशो का मतलब होता है क्या? चार्ज टू मास रेशो। कोई कमाल नहीं है। आज आप सबको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है 1.6 एक्सपोनेंट -19। आज आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है 9.1 एक्सपोनेंट -31। आप बासानी दोनों को डिवाइड करें और आप जो है वो ई बाय एम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये वैल्यू उस वक्त कैलकुलेट की गई जब डेटा हमारे पास ए बाय एम का पूरा नहीं था, फिर भी रेशियो निकाल लिया गया। तो जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट की मदद से रेशियो निकाला। और वो एक्सपेरिमेंट उसने किया क्या? उसने कंसिडर किया एक कॉइल। देखिए एक चीज समझ लें, अगर मैं कॉइल ऐसे बनाता हूं ना तो ये इंडक्टर होता है। ये इंडक्टर वही चीज है जिसमें इंडक्शन होती है, सोलेनॉइड, आसान अल्फाजों में सोलेनॉइड। अगर आप इसको ऐसा बना दें तो शायद आपको सेकेंड फिजिक्स के प्रैक्टिकल याद आ जाए। इसका मतलब जो है वो हीटिंग एलिमेंट हुआ करता है। इसका मतलब जो है वो हीटिंग कॉइल या हीटिंग एलिमेंट है। ये कॉइल एक ऐसे वायर से बनाया जाता है जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। और अब आपके ध्यान में जूल्स लॉ मौजूद है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब है कि पावर डिसिपेशन होगी, एनर्जी डिसिपेशन होगी। ठीक है, कॉइल जो है वो गर्म होगा। उसके साथ साथ एक एक फिनोमेना, एक प्रोसेस अकर होता है जिसको नाम दिया जाता है थर्मियोनिक इमिशन। देखिए थर्मियोनिक इमिशन का मतलब क्या होता है कि आप कंडक्टर को जो है वो हीट करेंगे और हीट करने के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होंगे। ये थर्मियोनिक इमिशन कहलाती है। तो जे थॉमसन ने एक एक हीटिंग एलिमेंट इस्तेमाल किया। इस हीटिंग एलिमेंट को एक हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया। इस हीटिंग एलिमेंट के सामने आपने एक ट्यूब ला के रखी।
कुछ इस तरह। इसके सामने एक सिलेंडर मौजूद है और ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब भी इटसेल्फ एक सिलेंडर के अंदर मौजूद है। तो एक प्लेट यहां पर होगी। तो शायद आपको याद है टोटल 3 प्लेट्स होती थी, प्लेट ए, बी और सी। इन सारी प्लेट्स का मकसद क्या है? इन सारी प्लेट्स का मतलब है, देखिए जब इस कॉइल के अंदर थर्मियोनिक इमिशन होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडम डायरेक्शन में जनरेट होंगे। हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की एक नैरो बीम हासिल करना। तो ये जो 3 प्लेट्स हैं, अगर मैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर कह दूं ए, बी और सी, आप ए, बी और सी को इस तरह वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे कि आपको एक नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगी। वो नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को जिस तरह ट्रेवल करेगी, इस नैरो बीम के आगे एक स्क्रीन रखी जाती है। अगर मैं स्क्रीन जो है वो बना भी दूं, कुछ इस तरह, या आपके पास जो है वो एक स्क्रीन जो है वो मौजूद होगी कुछ ऐसी। जिस जगह पर ये रेड बीम स्क्रीन को हिट करेगी वहां पर ये अपना एक मार्क छोड़ देगी, जिस मार्क को मैं नाम दे देता हूं पॉइंट ओ का। जिस मार्क को मैं नाम देता था पॉइंट ओ का, हमने क्या किया, यहां पर 2 प्लेट्स लगाई। एक प्लेट इधर, जिसको आप शायद रिकॉल कर पा रहे हो कि आपने प्लेट पी का नाम दिया था। एक प्लेट आपके पास यहां पर मौजूद थी जिसको आप प्लेट क्यू का नाम देते थे। ये प्लेट पी है और ये प्लेट क्यू है। तीनों प्लेट का मकसद जो ए बी सी यहां पर थी, ए बी और सी, इन पर आप वोल्टेजेस इस तरह प्रोवाइड करेंगे कि आपको एक नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले। वो नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्रीन को हिट करेगी। स्क्रीन के ऊपर कोई भी फ्लोरेसेंट मटेरियल जो है वो कोट किया जाता है। फ्लोरेसेंट मटेरियल, उस मटेरियल को कहते हैं कि लाइट फॉल होगी तो उसका इंपैक्ट आपको जो है वो नजर आएगा। नॉर्मली ये जो फ्लोरेसेंट मटेरियल है, ये फ्लोरेसेंट मटेरियल आपके पास जो है वो जिंक सल्फाइड हुआ करती है। ठीक है, जिस फ्लोरेसेंट मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, ये नॉर्मली जो है जो हम यूज करेंगे वो क्या है, जिंक सल्फाइड। ठीक, और मैं वो फ्लोरेसेंट मटेरियल यहाँ पे बना देता हूँ। ये कोटिंग हुई हुई है इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की। अब आप क्या करेंगे, आप पी और क्यू के दरमियान एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। मेरा ख्याल है कि इस क्रॉस का मतलब आपको याद होगा, क्रॉस का मतलब होता है क्या, इनटू द बोर्ड। क्रॉस का मतलब होता है क्या, इनटू द बोर्ड। अब अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूं तो देखिए फील्ड है इनटू द बोर्ड, बीम जा रही है राइट, पुश ऑफ द पाम अपवर्ड बनेगा। राइट हैंड रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, खासतौर पे ये इलेक्ट्रॉनिक बीम है, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना भी देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक बीम है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ऊपर डिफ्लेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉनिक बीम नीचे डिफ्लेक्ट होगी, तो ये डिफ्लेक्शन होगी और कुछ ऐसी सूरत बनेगी। जो स्पॉट पहले ओ पर बन रहा था वो शिफ्ट होगा, कहां पर आ जाएगा, ओ डैश पे आ जाएगा। आप क्या कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो बराबर होती है क्यू वी बी साइन थीटा के। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज ई होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बी। चार्ज फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर हुआ, अगर चार्ज फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर हुआ तो साइन 91 होता है, फोर्स की वैल्यू ईवीबी बन जाएगी। ठीक, अच्छा ये फोर्स क्योंकि चार्ज को सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाना चाह रही है, लिहाजा ये फोर्स आपके पास कहलाएगी क्या, सेंटीपीटल फोर्स। और हमें याद है कि जो सेंटीपीटल फोर्स होती है वो बराबर होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर। स्क्वायर से v कैंसिल, तो ई बी इज इक्वल टू एम वी ओवर आर। तो इसका मतलब है जो E बाय एम होगा वो E बाय एम क्या बन जाएगा, V ओवर बी आर। यानी आज अगर जे जे थॉमसन जो है वो E बाय एम रेशियो निकालना चाहता है तो उससे V चाहिए, B चाहिए, R चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि मैग्नेटिक फील्ड मैंने प्रोवाइड की तो आई वुड बी नोइंग व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। V क्या है, V उस वेलोसिटी का नाम है जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, मुझे नहीं मालूम उसकी वैल्यू क्या है। आर का मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है, मुझे नहीं मालूम वो आर क्या है। तो आपने क्या किया, आपने अब सारी जो मेहनत की थी डेरिवेशन में वो बेसिकली इस वी और आर को मालूम करने के लिए की। और वो वी और आर आप मालूम कैसे करते थे, अगर थोड़ा सा वर्किंग याद दिलाऊं तो आर के लिए आप ये कहते थे कि इलेक्ट्रॉन बनाएगा एक सर्कुलर पाथ,
कुछ ऐसा। फर्ज करें वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो स्ट्रेट जा रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जाती, इस पॉइंट पे स्क्रीन को हिट करती, जिसको मैं ओ कहता हूं। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये बीम जो है वो इस पॉइंट पे हिट करेगी, जिसको मैं ओ डैश का नाम दे रहा हूं। और अब अगर आप इस पोर्शन को देखें, जिसको मैं रेड कलर से थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला, तो ये इस डायग्राम में यहां मौजूद है। ये वाला पोर्शन यहां पर भी मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप रिलेट कर पाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो देख पा रहे हैं, अदरवाइज जब मैं आपको ये सेंड करूंगा तो आप दोनों को बिल्कुल देख पाएंगे कि मैंने एक रेड हाईलाइट ऊपर वाली डायग्राम में किया और एक सर्कुलर पाथ पे किया। बस मोस्ट प्रोबेबली आज के लिए बस ये आखिरी बात होगी। ये जो शिफ्ट ऑफ स्पॉट है, इस शिफ्ट ऑफ स्पॉट को हम नाम देते हैं स्मॉल ए का। ये जो शिफ्ट ऑफ स्पॉट है इसको हम नाम देते हैं स्मॉल ए का। ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, इसको बी कहा जाता है। बी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्क्रीन। यानी इस डायग्राम में अगर आप बी देखना चाहें तो ये वो पॉइंट है। मैं काम करता हूं, मैं इस पॉइंट को पी कह देता हूं, बल्कि पी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो इसका कुछ भी नाम रख दें। लेट्स से इसका नाम जो है वो मैंने वाई रख दिया। तो ये पॉइंट वाई बेसिकली ये वाला पॉइंट है। तो बी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली स्टार्टिंग। ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है। अब अगर मैं इस डायग्राम को सिर्फ कंप्लीट करूं तो ये डिस्टेंस आपके लिए कहलाएगा आर, ये डिस्टेंस आपके लिए कहलाएगा आर, ये डिस्टेंस आपके पास जो है वो बी है। तो अब जो डिस्टेंस आपके पास यहां पर बचेगा, बस डायग्राम को थोड़ा सा जो है वो बस बेहतर कर दो। तो ये जो छोटा सा डिस्टेंस आपके पास एक बचेगा, ये वाला, ये बेसिकली कहलाएगा आर माइनस ए। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अगर मैं उस राइट एंगल ट्राइंगल को बाहर निकाल के बना दूं तो राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो कुछ इस तरह की बनी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये बी है, ये आर है, और ये वाला डिस्टेंस आर माइनस ए है, और ये 90 डिग्री है। आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज वो साइड है जो 90 के सामने होती है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। सो फॉर्मूला कुछ ये बनता था। आप इसको ओपन करते थे तो ये बनता था आर स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ए स्क्वायर। मैंने ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ए का मतलब है शिफ्ट ऑफ स्पॉट। ये ए बहुत छोटा होता है। अगर आपने किसी के घर में कन्वेंशनल टीवी मौजूद है, कन्वेंशनल का मतलब एलईडी एलसीडी प्लाज्मा कुछ नहीं है, कन्वेंशनल वो होता है जिसमें पिक्चर ट्यूब होती है। सामने से छोटा सा मासूम सा होगा, साइड से देखेंगे तो उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर एग्जैक्टली सेम पिक्चर ट्यूब मौजूद है। ये जो येलो हाईलाइट आपको नजर आ रही है वो स्क्रीन है जो आप देखते हैं, और ये बाकी सब कुछ उस टीवी की डेप्थ के अंदर, उसकी टेल के अंदर मौजूद है। अगर आप उस स्क्रीन पर एक वाटर का ड्रॉप डाल दें तो आपको सेल थोड़े से मैग्नीफाई हुए नजर आएंगे। ये ए जो है वो इतना छोटा होगा जितना छोटा मैंने अभी एक डॉट डाला। शायद आपको नजर ना आ रहा हो, तो मैं काम कर रहा हूं, मैं इसको येलो कलर से हाईलाइट करता हूं तो डॉट आपको नजर आ जाएगा। ये ए इतना छोटा होगा। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अल्टीमेटली फॉर्म बनेगी बी स्क्वायर इक्वल टू ए आर, दैट इज आर इक्वल बी स्क्वायर ओवर 2a। ये इक्वेशन इस अजम्पशन पर आए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्क्रीन तक है। क्यों? आप देखें, आपने जो वर्किंग की है सर्किल में, आपने अज्यूम किया कि कंप्लीट सर्किल बन रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन तक है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल केस देखें तो बीच में आपको एक ऐसा रीजन नजर आ रहा है, ये वाला, जिसको मैं अब येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। तो हमने अज्यूम किया कि मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सटेंडेड अप टू द स्क्रीन, व्हिच इज नॉट द केस। आपने थ्योरी में याद किया, तो इसको रिमूव कैसे करते थे? मैग्नेटिक फील्ड को स्क्रीन के जितना करीब ले जाया जा सकता था हम ले जाते थे। ठीक है,
हमें आर ई बाई एम कैलकुलेट करने के लिए वी ओवर बी आर चाहिए था, तो आर हमने निकाल लिया। अब सिर्फ आखिरी वैल्यू रह गई किसकी, वी की। जल्दी से जो है वो वी में कैलकुलेट कर दूं ताकि बात मुकम्मल हो जाए। फॉर्मूला जहनों में है, डेल्टा के ई इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, और फिर आपने डेल्टा के ई को अचानक से ये लिख दिया था हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल ई डेल्टा वी, और यहां से आप v की वैल्यू निकाल लेते थे 2e डेल्टा v ओवर m विद इन रेडिकल साइन। इस इक्वेशन का ड्रॉबैक क्या है? इस इक्वेशन का ड्रॉबैक ये है कि जब आपने डेल्टा के ई को हाफ एम वी स्क्वायर बनाया तो आपने अज्यूम किया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, व्हिच मींस दैट इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। यानी अगर वो थ्योरी आपको याद है तो आप ये कहते थे कि दिस इक्वेशन इज ड्रिवन ऑन द अजम्पशन दैट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड विद जीरो वेलोसिटी। लेकिन अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन कॉइल से एमिट हुआ उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी, वो जीरो नहीं थी। तो इस इक्वेशन का ड्रॉबैक ये है कि आपने इनिशियल वेलोसिटी को जीरो माना था, जो कि गलत अजम्पशन थी। इसी गलत अजम्पशन से बचने के लिए आपने क्या किया था, ये जो प्लेट पी और क्यू थी, आप पी को कनेक्ट करते थे बैटरी के पॉजिटिव से और क्यू को बैटरी के नेगेटिव से। क्या फायदा होगा? मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को नीचे ले जाना चाह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाना चाहेगी। ठीक है, तो आप क्या करते थे, आप ये कहते थे कि अगर इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड गया तो इफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड, अगर इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड गया तो इसका मतलब ये होता था कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है। मैग्नेटिक फोर्स हमने थोड़ी देर पहले ही ऊपर लिखी थी, एवीबी में दिखा भी देता हूं, ये लिखी हुई ब्लॉक हुई भी है। मैग्नेटिक फोर्स इज एक्चुअली गिवन बाय ए वी बी, ये वाली। अलबत्ता जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हम कैसे निकालते हैं, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो एफ ओवर ई, तो ये बन जाएगा E टाइम्स कैपिटल ई। E से E कैंसिल, V इज गिवन बाय E ओवर B। ये मेथड कहलाता था पार्टिकल वेलोसिटी सिलेक्शन मेथड, और याद कर लें इसके न्यूमेरिकल आपकी किताब में मौजूद है। जब कभी भी सवाल पढ़ के आइडिया हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और कोई चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड गया, तो इसका मतलब ये होता है कि v जो है, जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो E ओवर B के बराबर होनी चाहिए। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में ये वो सारी इक्वेशंस हैं जो मेरा ख्याल है कि आप में से हर बच्चे के जहन में जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल जो है वो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जो है वो यहीं तक रखेंगे। अगर किसी के जहन में कोई क्विक क्वेश्चन है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। कल की अनाउंसमेंट दोबारा कर दूं कि कल जो है आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी सुबह 10:30 से 12, और बिल्कुल ऐसी एक एक्स्ट्रा क्लास जो है वो सैटरडे मॉर्निंग होगी 10:30 से 12। चलिए मोहम्मद नासिर। सर आपने ए स्क्वायर को इक्वेशन से क्यों हटा दिया? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तकरीबन एक जैसी वैल्यू होल्ड करते हैं। नहीं देखें, जो बी है ना, बी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्क्रीन, वो तो एक कंसिडरेबल वैल्यू है। यानी अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो बी से मेरी मुराद, अगर मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करूं तो वो ये वाला डिस्टेंस है। थोड़ा सा मैं इसका ये देखें, बी से मुराद ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन ए से मुराद है शिफ्ट ऑफ द सेल, शिफ्ट ऑफ द स्पॉट। ये बहुत छोटा होता है, ये इतना छोटा होगा कि जब आप इसको स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो पिक्चर ट्यूब होती है ना, पिक्चर ट्यूब है, पार्टिकल एक्सीलरेटर है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है ये तो एक कंसिडरेबल डिस्टेंस होगा, लेकिन जो स्पॉट शिफ्ट होता है ना वो बहुत मामूली होता है, वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, वो इतना छोटा है कि आप उसको स्क्वायर कर देंगे वो और कम हो जाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही सर। सही। तो यहीं से इंशाल्लाह रिज्यूम करेंगे अपनी वेडनेसडे की क्लास में। ठीक है, कल की क्लास के लिए मैंने बता दिया, मैं दोबारा बता देता हूँ कि कल जो है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिव्यू कर रहे होंगे ग्रैंड टेस्ट के साथ। तो किसी ने ग्रैंड टेस्ट देना है आप कल दे सकते हैं, अदरवाइज कल पहले मैं ग्रैंड टेस्ट रिव्यू करूंगा और फिर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो रिव्यू कर रहा हूँ। नाउ आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास।